नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता। मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जो कि सौरभ चौबे पुस्तक से है। दोस्तों, इसमें हम चैप्टर 11 पढ़ रहे थे, जो कि मुग़ल वंश था। उसका 4 भाग जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी 4 पार्ट्स जो है इसका आ चुका है और यूट्यूब पे अपलोड भी हो चुका है। प्लीज़ जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे वीडियोस को देख लें। ओके दोस्तों, तो ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप सभी लोग जो हैं, जिन्हें भी वॉइस की दिक्कत हो रही है, वो प्लीज़ यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्ले स्पीड में 1.5 से 2.0x वीडियो कर सकता है, ठीक है। ओके दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है अब तक, और शेयर करना कोई नहीं भूलेगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा रहेगा मुग़ल वंश का भाग 5, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले थे अकबर की राजपूत नीति। मतलब अकबर की जो राजपूतों के प्रति कैसी नीतियाँ थीं उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर के सम्मुख कुछ समस्याएं थीं। फर्स्ट समस्या थी, उसे मुग़लों की सत्ता हेतु अफ़गानों द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौती का अंत करना था। सेकंड, द्वितीय जो था, उसे मुग़ल साम्राज्य का विस्तार करना था। थर्ड था जो भारत की बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के बीच मुग़ल शासन को लोकप्रिय बनाना था। फोर्थ पॉइंट था, उसे मुस्लिम अमीर वर्गों को संतुलित करना था, ठीक है, संतुलित भी करना था, जिससे सर्वाधिक संख्या तुरानी अमीरों की थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से राजपूतों का सहयोग ज़रूरी था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अकबर पहला मुग़ल शासक था जिसने एक सुनिश्चित नीति के तहत राजपूतों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया था। उसकी राजपूत नीति गाजर एवं छड़ी के सिद्धांत पर आधारित थी। इस संकल्पना में निम्नलिखित प्रावधान थे। नंबर 1, राजपूतों के वैदेशिक संबंधों का निर्धारण अब से बादशाह करेगा। नंबर 2, राजपूत अपनी रियासत में स्वतंत्र होंगे और उनका राज्य जो है वो वतन जागीर के रूप में उन्हीं को आवंटित होगा। हालांकि इसका अपवाद गोंडवाना था। गोंडवाना एकमात्र राजपूत रियासत थी जिसे अकबर ने मुग़ल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, ठीक है, किया था मतलब। नंबर 3 पॉइंट है, मुग़ल घराने में वैवाहिक संबंध रखें या ना रखें, यह राजपूतों की मर्जी थी। नंबर 4, राजपूत शासक नियमित रूप से कर एवं सैनिक सहायता बादशाह को देते रहेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं आमेर रियासत के कछवाहा राजपूत, इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, 1562 ईस्वी में जब अकबर अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर सर्वप्रथम जा रहा था तो सांगानेर नामक स्थान पर आमेर या अंबर, वर्तमान जयपुर है, के कछवाहा शासक बिहारी मल, जिसे भारमल भी कहते थे, ने अकबर से मदद मांगी। यही वह पहला राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसे 5000 का मनसब मिला था। उसने अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह अकबर से सांभर में संपन्न किया था। आप लोग हरका बाई से समझ रहे हैं किसकी बात हो रही है? बहुत लोग नहीं जानते होंगे। जो आजकल के सीरियल में आप लोग कभी देखे होंगे कि जोधा अकबर करके एक सीरियल आता है ना, तो यही जोधा बाई जो है ना, यही हरका बाई हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया हरका बाई का वास्तविक नाम मतलब आम तौर पे बोलने वाला क्या नाम है, तो उसमें जोधा बाई है, ठीक है। हरका बाई और जोधा बाई दोनों एक ही हैं, ठीक है। आगे, किसी राजपूत राजकुमारी के साथ अकबर का यह प्रथम विवाह था। हरका बाई, जिनको मरियम
उज्जमानी, इनका मतलब वो संसार की माँ की उपाधि इनको मिली थी मरियम उज्जमानी के नाम से, ठीक है, उपाधि दी गई थी। तथा इन्हीं का बेटा सलीम हुआ, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती ने, शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती अलग अलग थे, ठीक है। आगे है, अकबर ने हरका बाई से विवाह के पश्चात मालदेव की गाने वाली पत्नी टीपू मानो गुनो की पुत्री रुक्मावती से विवाह किया था। महत्वपूर्ण है कि अकबर ने अपनी हिंदू पत्नियों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। जोधाबाई, आ गया ना नाम, जोधाबाई के महल में राम और जोधाबाई यानी हरका बाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जोधाबाई के महल में राम और हनुमान की आकृति का अंकन हुआ है। इसके पश्चात अकबर ने बीकानेर के राय कल्याणमल एवं जैसलमेर के हर्राय के राजपूत वंश में भी विवाह किया था। उसने भारमल को आगरा का प्रभारी गुजरात अभियान के समय बनाया था। अकबर ने उसके पुत्र भगवान दास को लाहौर का संयुक्त सूबेदार सईद खां के साथ फिर अकेले बनाया, ठीक है। भगवान दास की पुत्री मान बाई का विवाह जो है वो सलीम से हुआ था तथा उसके पुत्र मान सिंह को 7,000 की मनसबदारी दी गई थी। अकबर ने प्रशासन में कछवाहा राजपूतों को वरीयता दिया था। आईने अकबरी में वर्णित 27 राजपूत शासकों में 13 कछवाहा थे, ठीक है, कछवाहा थे। आगे देखते हैं, अकबर की राजपूत नीति सफल रही। ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। उसने हिंदुस्तान की तलवारी भुजा कहे जाने वाले राजपूतों के अहम को संतुष्ट कर उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था। मुगल साम्राज्य के प्रबल विरोधी को साम्राज्य के सहायक उपकरण में तब्दील कर दिया गया। इसी कारण जो है कर्नल टॉट ने अकबर को राजपूत स्वतंत्रता का प्रथम सफल विजेता घोषित किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, गुजरात विजय, ठीक है। गुजरात विजय जो है वो 1572 में हुआ था। कि निम्नलिखित कारण क्या थे ये देखते हैं। नंबर 1, वैदेशिक व्यापार को गति देने हेतु यहाँ के भड़ौच बंदरगाह पर अधिकार करना अनिवार्य था। नंबर 2, पुर्तगालियों को नियंत्रित करना क्योंकि वे हज यात्रियों को लूटते थे। नंबर 3, गुजरात समस्या मुगल विद्रोहियों खासकर मिर्जाओं की शरण स्थली बन गया था। नंबर 4, अकबर एक अखिल भारतीय साम्राज्य निर्माण करने को इच्छुक था, अतः उसके इस अभियान को भी साम्राज्यवाद की परिधि में ही रखा जाना चाहिए। महत्वपूर्ण है कि इसी गुजरात तक पहुंचने के लिए राजपूताना का पतन अनिवार्य था। आगे देखते हैं। इस समय अकबर ने मुल्लाओं को वचन दिया था कि वह गुजरात में महदवी आंदोलन बंद करा देगा, परंतु विजय पश्चात उसने ऐसा कुछ नहीं किया। गुजरात का समकालीन सुल्तान मुजफ्फर तृतीय था, जिसका संरक्षक एतियाद खां था। एतियाद खां ने ही अकबर को गुजरात विजय हेतु आमंत्रित किया था। अकबर गुजरात जीत लेता है। दिसंबर 1572 ईस्वी को सरनाल के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया गया। इसी समय अकबर ने भगवान दास को एक निशान एवं नक्कारा प्रदान किया। इसी युद्ध में भगवान दास का छोटा पुत्र भूपत राय मारा गया। भूपत राय की मृत्यु का शोक मनाने हेतु अकबर ने हरकाबाई को आमेर भेज दिया। उसने मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार बनाया और टोडरमल को गुजरात की लगान व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया, परंतु अकबर ने आगरा पहुंचते ही वहां पुनः विद्रोह हो गया। मतलब जैसे ही अकबर वहां से लौटकर आगरा पहुंचता है तो वहां फिर से विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब्दुल्ला
सुल्तानपुरी के साथ भारमल को आगरा का प्रभारी बनाकर 9 या 11 दिनों में ही अकबर अहमदाबाद आ गया आगे, जिससे विद्रोहियों की रीढ़ टूट गई। ठीक है। इसी समय अकबर ने पुर्तगाली वायसराय डोम एंटोनियो दे नोरोन्हा के दूत एंटोनियो काब्राल से कार्टाज प्राप्त किया था। ठीक है, आगे देखते हैं विशेष क्या है। नंबर 1, इतिहासकार स्मिथ ने द्वितीय गुजरात अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। नंबर 2, आरिफ कंदहारी के अनुसार खंबायत यानी कैम्बे में ही अकबर ने पहली बार समुद्र यानी ओमान की खाड़ी देखा था। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट देखते हैं, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी किया था। इसी विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था या हुआ था। ठीक है। आगे सखरेज का युद्ध देखते हैं 1584 ईस्वी में। सखरेज का युद्ध 1584 ईस्वी। आगे चलकर अब्दुल रहीम को गुजरात का सूबेदार बनाया गया, जिसने 1584 ईस्वी में सखरेज के युद्ध में मुजफ्फर तृतीय को पराजित किया। तत्पश्चात राजपीपला में भी मुगलों ने उसे हरा दिया। इसी समय उसने खान खाना की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है। आगे बिहार एवं बंगाल विजय 1576 ईस्वी में यहाँ के शासक जो थे वो दाऊद खां को हरा कर संपन्न हुआ था। ठीक है। बिहार एवं बंगाल का विजय। दाऊद सुलेमान कर्रानी का पुत्र था, जिसकी मृत्यु 1572 ईस्वी में हो गई थी। बंगाल के सूबेदार मुनीम खां ने दाऊद को 3 मार्च 1575 ईस्वी को तुकरोई युद्ध में पराजित किया। अंत में राजमहल युद्ध जुलाई 1576 ईस्वी में दाऊद को बंगाल के सूबेदार हुसैन कुली खां जहां ने पराजित किया और मार डाला। महत्वपूर्ण है कि दाऊद खां की मृत्यु से 236 वर्ष 1340 से 1576 ईस्वी तक पुराना बंगाल राज्य समाप्त हो गया। यहीं पर काकसाल विद्रोह हुआ, जिसे टोडरमल एवं अजीज कोका ने दबा दिया था। कूच बिहार ने भी मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। आगे काबुल अभियान देखते हैं 1581 ईस्वी में शहजादा मुराद ने किया। महत्वपूर्ण है कि इतिहासकार स्मिथ ने 1581 ईस्वी के वर्ष को अकबर का सबसे संकटमय वर्ष माना है। काबुल का शासक अकबर का सौतेला भाई मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम था, जिसकी माता मानचूचक बेगम थी। वह भारत का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। अकबर पहला भारतीय शासक था जिसने काबुल शहर में प्रवेश किया। उसके साथ फादर मानसराट भी आया था। मुराद ने हकीम को हरा दिया। ठीक है, मुराद ने हकीम को हरा दिया, जिसे अकबर ने माफ़ कर दिया। अकबर ने काबुल का सूबेदार बख्तुनिसा बेगम को बनाया। यह पहली मुस्लिम महिला सूबेदार थी। ठीक है, पहली मुस्लिम महिला सूबेदार कौन थी? तो बख्तुनिसा बेगम याद रखिएगा। इसके पश्चात मुगलानी बेगम की चर्चा मिलती है, जिसको अहमद शाह अब्दाली ने 1750 ईस्वी में पंजाब का सूबेदार बनाया था। ठीक है, आगे 1585 ईस्वी में हकीम की मृत्यु हो जाने पर अकबर ने मान सिंह को काबुल को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित करने हेतु भेजा।
मान सिंह काबुल का पहला मुगल गवर्नर था। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं, कश्मीर अभियान देखते हैं। चलिए कश्मीर अभियान पढ़ते हैं। यहाँ पर चाक वंश का शासन था। अकबर का समकालीन कश्मीरी शासक जो था वो यूसुफ खां था। कश्मीर केसर के लिए प्रसिद्ध था। सर्वप्रथम 1585 ईस्वी में मिर्जा शाहरुख एवं भगवान दास को कश्मीर भेजा गया। इन्होंने यूसुफ खां से संधि कर ली, परंतु 1586 ईस्वी में अकबर ने कासिम खां को भेजकर कश्मीर का विलय कर लिया। यूसुफ खां एवं उनके पुत्र याकूब को मुगल दरबार में भेज दिया गया। आगे देखते हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? याकूब को मुगल दरबार में भेजा था। हाँ, यहाँ थे ना। 1591 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाना ने सिंध जीता था। सिंध को उन दिनों ठट्टा कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। भक्खर ऊपरी सिंध की राजधानी थी। सिंध के तैमूरी शासक मिर्जा जानी बेग ने खुद दरबार में आकर बंद ए दरगाह यानी दरबार का बंदा की स्थिति स्वीकार की थी। वह अकबर की दीन इलाही के चुनिंदा आध्यात्मिक शिष्यों इरादत गजीनान में शामिल हो गया। उसे 3000 का मनसब और मुल्तान की जागीर दिया गया। इसी मिर्जा जानी बेग ने असीरगढ़ किले पर टिप्पणी भी की थी कि यदि उसके पास असीरगढ़ जैसा किला होता तो वह 100 साल तक सिंध की रक्षा करता। 1592 ईस्वी में उड़ीसा मान सिंह से विजित किया। प्रसन्न होकर अकबर ने मान सिंह ने विजित किया था। ठीक है, 1592 ईस्वी में जो उड़ीसा है, उड़ीसा वो मान सिंह ने जीता था। प्रसन्न होकर अकबर ने मान सिंह को बिहार के साथ साथ बंगाल का भी सूबेदार बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं कंधार देखते हैं, फिर हम दक्षिण भारत पे चलेंगे। 1558 ईस्वी में ही कंधार दुर्ग मुगलों के हाथ से निकल गया था। 1595 ईस्वी में ईरानी सूबेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा ने मुगल सूबेदार शाह बेग को स्वेच्छा से कंधार का किला दे दिया। हालांकि अकबर ने खाना को कंधार दुर्ग पर अधिकार करने हेतु भेजा था। कंधार पर अधिकार करने से मुगलों को एक वैज्ञानिक सीमा प्राप्त हुई। बलूचिस्तान विजय देखते हैं। अकबर ने 1595 ईस्वी में अफ़गानों द्वारा शासित बलूचिस्तान की विजय हेतु मीर मासूम को तैनात किया। उसने मकरान सहित पूरा बलूचिस्तान जीत लिया। मीर मासूम तलवार के साथ कलम का भी धनी व्यक्ति था। वह तारीख़ सिंध का लेखक था। आगे देखते हैं उसका दक्षिण भारत का अभियान क्या था। दक्षिण अभियान में निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, पहला देखते हैं। पहला है, अकबर पूरे देश का प्रभुता का दावा करता था। वह राज्य के भीतर राज्य की नीति का समर्थक नहीं था या समर्थन नहीं करता था। इसलिए मुगल बादशाह दक्कनी शासकों के लिए शाह के स्थान पर खान शब्द का प्रयोग करते थे और उन्हें मर्जबान यानी स्थानीय सरदार कहते थे। एक बार अकबर ने ऐन उल मुल्क को बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के मार्गदर्शन हेतु भेजा था। बीजापुर दक्कन का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था। नंबर 2, इस समय दक्कन राजनीति का उबलता हुआ लावा था, क्योंकि विभिन्न दक्कनी राज्यों में आए दिन युद्ध होते रहते थे। नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर धर्म के नाम पर भी संघर्ष था।
गोलकुंडा ने शिया धर्म को राजधर्म बनाया तो अहमदनगर ने महदवी को। जब संघर्ष हो गया तो अहमदनगर ने पुनः शिया पंथ को राजधर्म बना दिया। अतः अकबर के द्वारा प्रतिपादित सुलह कुल की अवधारणा को इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। दक्कन इसलिए भी जीतना ज़रूरी था कि यहाँ पर पुर्तगालियों, बादल बहुत तेज कड़क रहा है, थोड़ा रुक जाते हैं। हाँ ठीक है। दक्कन इसलिए भी जीतना ज़रूरी था कि यहाँ पर पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। 1580 ईस्वी में अकबर ने एक सेना कुतुबुद्दीन खां के नेतृत्व में भेजी ताकि वह पुर्तगालियों को बंदरगाहों से निकाल बाहर करे। अंततः दक्षिण अभियान मुगल साम्राज्यवाद का ही अगला चरण था, जिसके बीज इतिहास के गर्भ में ही निहित थे। उत्तर भारत जीता जा चुका था, अतः विजित करने हेतु अब दक्षिण ही शेष बचा था। अकबर ने सर्वप्रथम 1575 ईस्वी में मीर हुसैन रिजवी को एक भ्रमणशील दूत के रूप में दक्कन की परिस्थितियों का पता लगाने हेतु भेजा था। एक अन्य मुगल दूत मीर मोहसिन ने रिपोर्ट दी थी कि दक्कन में अशांति एवं अस्थिरता है। मुगल अधीनता स्वीकार करने हेतु अकबर ने फैजी को अपना राजदूत बनाकर खानदेश भेजा था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। खानदेश, अब खानदेश भेजा है तो खानदेश को देखना पड़ेगा। देखते हैं। खानदेश स्थिति नर्मदा एवं ताप्ती के बीच खानदेश राज्य बसा था। संस्थापक जो इसका था वो मलिक राजा अहमद फारूकी था। स्थापना वर्ष जो था 1399 ईस्वी था। राजधानी जो था बुरहानपुर था। विशेष क्या है, खानदेश का जो नाम है वो अकबर ने दादेश रखा था। खानदेश का नाम बदलकर अकबर क्या कर दिया था, दादेश। दक्षिण के प्रवेश द्वार के नाम से विख्यात खानदेश पर 1562 ईस्वी में पीर मोहम्मद खान ने आक्रमण किया। तदुपरांत 1576 ईस्वी में भी यहाँ पर एक और मुग़ल हमला हुआ। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ठीक है। परंतु कहीं और व्यस्त होने के कारण अकबर यहाँ कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर पाया था। महत्वपूर्ण है कि अकबर की दक्षिणी राज्यों से मुग़ल अधीनता स्वीकारने की अपील केवल खानदेश के समकालीन शासक अली रजा खां ने ही स्वीकार की थी। वह मुग़लों की तरफ से अहमदनगर के विरुद्ध युद्ध करते हुए मरा था, लेकिन उसके पुत्र मीरन बहादुर ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसने स्वयं को असीरगढ़ के दुर्ग में सुरक्षित कर लिया। अतः 1601 ईस्वी में अकबर ने असीरगढ़ जीत लिया, जो कि अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी। कहा जाता है कि अकबर ने असीरगढ़ के किले को सोने की कुंजियों यानी दुर्ग रक्षक याकूब को घूस देकर से खोला था। ठीक है, सोने की कुंजियों से खोला था, मतलब उसको घूस देकर, याकूब को घूस देकर खोला था। आगे देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। असीरगढ़ को दक्कन का सबसे शक्तिशाली दुर्ग माना जाता था। मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी तोप भी इस दुर्ग के आगे बेकार साबित हुई। इसी विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने एक स्वर्ण सिक्का चलाया जिस पर बाज का अंकन था। ठीक है, अब हम देखेंगे अहमदनगर। यहाँ का शासक जो था बुरहान उल मुल्क था, जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। चांद बीबी बुरहान
बुरहान उल मुल्क की बहन थी चांद बीबी। उसे चांद खातून या चांद सुल्ताना भी कहा गया। चांद बीबी बीजापुर की रानी थी, परंतु अपने भतीजे को प्रशासनिक कार्यों में मदद देने हेतु अहमदनगर आ गई थी। इससे पूर्व उसने 1580 ईस्वी में अपने पति की मृत्यु के पश्चात बीजापुर के प्रशासनिक कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। किया था अहमदनगर में उसे हबसी गुट का समर्थक प्राप्त था। 1599 ईस्वी में चांद बीबी की हत्या हो गई या फिर उसने आत्महत्या कर ली। आगे देखते हैं। शासक की मृत्यु के पश्चात उसका अल्पवयस्क पुत्र बहादुर निज़ाम शाह शासक बनता है। चांद बीबी एवं मियाँ मंजू ने प्रशासन पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए अपने अपने पृथक दल बना लिया। मियाँ मंजू ने इसी समय मुगलों को अहमदनगर पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित कर दिया। अतः 1595 ईस्वी में अकबर ने मुराद एवं अब्दुल रहीम को अहमदनगर जीतने हेतु भेजा, परंतु दोनों में मतभेद हो जाने पर उनको बुलाकर नई जोड़ी दानियाल एवं अबुल फजल को भेजा गया। सोनपत की लड़ाई जो है वो 1597 ईस्वी में मुगलों ने दक्कनी सेना को पराजित किया था। अहमदनगर से 1596 ईस्वी में संधि हो गई। संधि के तहत मुगलों को बरार का जो सूबा है एवं अहमदनगर का दुर्ग प्राप्त हुआ था। बरार के दुर्ग एलिचपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया। मुगलों ने यहीं पर एक नया शहर शाहपुर बसाया जो उनका सैनिक मुख्यालय था। बदले में मुगलों ने बहादुर निज़ाम शाह को अहमदनगर का शासक स्वीकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण है कि बरार दौलताबाद एवं बालाघाट तक का क्षेत्र तथा अहमदनगर के दुर्ग भले ही मुगलों को प्राप्त हो गए हों, लेकिन अभी अहमदनगर का जो राज्य समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, अहमदनगर राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय 1633 ईस्वी में शाहजहां द्वारा ही हो चुका था। ठीक है, अकबर के दक्षिण अभियान के फलस्वरूप मुगल सीमा नर्मदा से बढ़कर कृष्णा घाटी के ऊपर भीमा नदी तक पहुंच गई थी। उसने नवविजित प्रदेश को अहमदनगर, बरार एवं खानदेश नामक 3 सूबों में संगठित किया। दानियाल को मालवा एवं गुजरात के साथ दक्कन के इन तीनों सूबों का प्रमुख बनाया गया। अकबर आगरा चला गया और इसी समय दक्षिण का जो बादशाह की उपाधि प्राप्त किया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आज जो है मौसम गड़बड़ है, तो हो सके तो आज एक ही वीडियो बनेगा और नेक्स्ट वीडियो जो है बाद में, क्योंकि वॉइस जो है बहुत ही रुक के आ रही है। तो प्लीज़ जो भी गलती वगैरह होगा तो उसके लिए क्षमा करिएगा मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, सर्वप्रथम अकबर ने ही मारवाड़ यानी जोधपुर के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया। उसने चंद्रसेन को हटाकर राम राव को बैठाया। नंबर 2, अकबर ने ब्राह्मण परत रायदास को विक्रमाजित की उपाधि दी थी। जहांगीर ने उसे गुजरात का सूबेदार बनाया था। ठीक है, आगे नंबर 3 पॉइंट, बाबर ने ब्राह्मण पुरुषोत्तम को बख्शी बनाया था। ठीक है, अकबर ने ब्राह्मण पुरुषोत्तम को बख्शी बनाया था। नंबर 4, लेन पुल के
लेनपुर के अनुसार लेनपुर ने अकबर को मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट था। आगे देखते हैं हम लोग। आगे ये तो पेज हम लोगों का समाप्त है। हम प्रमुख विद्रोह देखते हैं हम। ठीक है, अकबर ने सरदारों में सबसे प्रमुख विद्रोही अब्दुल माली था। वह अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित नहीं हुआ, इसलिए बैरम खान ने अब्दुल माली को लाहौर दुर्ग में कैद कर लिया था। आगे अब्दुल्ला उज़्बेक। अकबर के काल में पहला विद्रोह 1565 ईस्वी में अब्दुल्ला उज़्बेक ने किया। इस विद्रोह में जौनपुर के सूबेदार अली कुली खान जमा एवं अफ़गान अमीर भी सम्मिलित थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। खान जमा ने बंगाल के सुल्तान सुलेमान कर्रानी से मित्रता कर ली थी, जिसने मनकली एवं काला पहाड़ के नेतृत्व में फौज भेजी थी। इसी समय अकबर ने उड़ीसा के शासक से मदद ली थी। उज़्बेकों ने मिर्ज़ा हकीम को अपना बादशाह घोषित कर उसके नाम से सिक्के ढलवाया और खुतबा पढ़वाया था। 1567 ईस्वी में अकबर ने कुछ समय हेतु जौनपुर को राजधानी बनाया और गोमती नदी पार कर उज़्बेक विद्रोहियों को परास्त कर दिया। मुनीम खां के कहने पर अकबर ने उज़्बेक नेताओं को माफ़ कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बंगाल एवं बिहार में विद्रोह। 1580 ईस्वी में पूर्वी भारत में विद्रोह हुआ, जिसका मुख्य कारण जागीरदारों को दाग व्यवस्था का सख्ती। बहुत तेज बिजली कड़क रहा है दोस्तों, डर लग रहा है वीडियो बनाए भी कि ना बनाए। चलिए कोशिश करते हैं। दाग व्यवस्था का मुख्य सख्ती से पालन करना था। इस असंतोष को कुछ काजियों एवं उलेमाओं ने हवा दी, जो कि अकबर के उदार विचारों से प्रसन्न नहीं थे। ठीक है, इन्होंने काबुल के सुल्तान मिर्ज़ा हकीम यानी अकबर का सौतेला भाई था को अपना बादशाह घोषित कर दिया। 1581 ईस्वी में जौनपुर के काजी मुल्ला यज़दी ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। बिहार में विद्रोहियों का नेता मीर मुडजुल मुल्क था। ठीक है, बिहार में विद्रोहियों का जो नेता था वो मुडजुल मुल्क था। अकबर ने दोनों को मरवा दिया और इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। दीवान ए अशरफ यानी अर्थ मंत्री शाह मंसूर को सुल्तान मिर्ज़ा हकीम से राजद्रोहात्मक राजद्रोहात्मक पत्राचार करने के कारण मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, आसफ खां का विद्रोह देखते हैं। यह ईरानी यानी ताजिक था, जिसका पूरा नाम अब्दुल मजीद असफ खां था। वह गढ़कंटका जिसे गोंडवाना भी कहते हैं, गढ़कंटका को गोंडवाना का विजेता था। अबुल फजल ने इसके विषय में कहता है। ठीक है, अबुल फजल जो है ने इसके विषय में कहा है कि इसने ऐसे कारनामे किए कि उसके सामने तुर्क भी फीके पड़ गए हों। ठीक है, फीके पड़ गए थे। अकबर के काल में किसी ईरानी द्वारा किया गया, अरे बाप रे बाप, बहुत तेज कड़क रहा है।
अकबर के काल में किसी ईरानी द्वारा किया गया एकमात्र विद्रोह था। विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है। रोशनाई एवं यूसुफ जई विद्रोह। पश्चिमोत्तर भारत में रोशनाई लोग बायजीद अफ़गान उर्फ पीर ए रोशन के अनुयायी थे। अकबर के समय उन्होंने जलाल के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था, जिसे सफलतापूर्वक दबा दिया गया। जलाल की आर्थिक मंदी ट्रांसआक्सियाना का शासक अब्दुल्ला खां कर रहा था। यूसुफ जईजियों का नेता अब्दुल्ला खां उज़्बेक था। जैना खां एवं बीरबल ने इस विद्रोह को दबा दिया। हालांकि इसी विद्रोह का दमन करते समय बीरबल की मृत्यु हो गई थी। आगे है सलीम का विद्रोह। आगे हम देखेंगे सलीम का विद्रोह। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं। अकबर जब दक्षिण के अभियान प्रस्थान कर रहा था, तब उत्तर भारत का प्रबंधक जो है उसने सलीम को सौंपा और उसे मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। परंतु सलीम 1599 ईस्वी में इलाहाबाद आ गया और स्वतंत्र शासक की भांति दरबार लगाने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का भी चलवाया। इसी समय सलीम ने गोवा के पुर्तगालियों से सैनिक सहायता प्राप्त करने का असफल प्रयत्न किया, परंतु सलीमा बेगम ने मध्यस्थता कर पिता एवं पुत्र में मेल करा दिया। अकबर ने उच्च कोटि के मनोचिकित्सक राजा सालिवाहन से सलीम का इलाज करवाया। सलीम का विद्रोह अकबर के काल का अंतिम विद्रोह था। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे अकबर की धार्मिक नीति। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अकबर की धार्मिक नीति कम से कम तो 20 मिनट का तो और बनना चाहिए। मध्यकालीन राजाओं में अकबर प्रथम था जिसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को धर्मनिरपेक्षता के शिखर तक ले गया। सूफी विचारधारा वहदत उल वजूद पर आधारित सुलह ए कुल यानी सबके साथ मिलाप की नीति का पाठ उसने अपने गुरु अब्दुल लतीफ़ से सीखा था। अब्दुल लतीफ़ इतने उदार थे कि उनको फ़ारस में सुन्नी एवं भारत में शिया समझा जाता है। ठीक है, जाता था। आगे मुल्ला पीर मोहम्मद अकबर के अन्य शिक्षक थे। उसको नाज़िर उल मुल्क की उपाधि मिली थी। अकबर की धार्मिक नीति मंगोलों की यासा ए चंगेजी परंपरा से भी प्रभावित थी। यसा का अर्थ है सभी प्रकार के धार्मिक भेदभावों की अस्वीकृति। ठीक है, आगे अकबर की धार्मिक नीतियों का विकास जो है वो विभिन्न चरणों में हुआ। ठीक है, प्रथम में वह रूढ़िवादी और उदारवादी अंततः सुधारवादी बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, जैसा कि बताया जा चुका है कि प्रारंभिक चरण में अकबर रूढ़िवादी था और वह अब्दुल्ला सुल्तानपुरी एवं सद्र उस सुदूर अब्दुनबी जैसे उलेमाओं के प्रभाव में था। अब्दुनबी का अकबर बहुत आदर करता था और एक बार उसके चप्पल भी उठाया।
इसने एक बार दरबार में अकबर को केसरिया अंगरखा पहनने के कारण डांटा था, परंतु वह एक भ्रष्ट एवं धर्मांध व्यक्ति था, जिसकी जेल में जनता ने हत्या कर दी थी। मिर्ज़ा अजीज़ कोका ने मक्का से पत्र भेजकर अकबर की धार्मिक नीतियों की कटु आलोचना की थी। ठीक है दोस्तों, आगे है 1573 ईस्वी में अकबर शेख मुबारक तथा 1574 ईस्वी की शुरुआत में फैजी तथा उसी वर्ष के अंत में अब्दुल फजल से सर्वप्रथम मिला। इसके संगत के परिणाम स्वरूप अकबर के ऊपर तसव्वुफ़ यानी सूफीवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। वह धीरे धीरे संकीर्ण रूढ़िवादी रास्ते से हटता गया। 1578 ईस्वी में अकबर को एक आध्यात्मिक अनुभव झेलम तट पर स्थित भेड़ा नगर में कमरगाह यानी शिकार यात्रा के समय हुआ। वह स्थान जहाँ यह घटना हुई मक्का एक खुर्द यानी छोटा मक्का कहलाया था। ठीक है दोस्तों, आगे है इबादत खाना, पूजा गृह जिसको बोलते हैं, पढ़ ही लेते हैं इसको भी। ठीक है, निर्माण वर्ष जो है जनवरी 1575 ईस्वी में स्थिति है। फतेहपुर सीकरी में धार्मिक चर्चा का दिन जो है प्रत्येक बृहस्पतिवार की रात को। ठीक है, आगे देखते हैं। इबादत खाना सर्वधर्म संसद बनी। 1578 ईस्वी में इसी वर्ष अकबर ने इबादत खाना के द्वार सभी धर्मावलंबियों के लिए खोल दिया। महत्वपूर्ण है कि इन धार्मिक चर्चाओं में किसी बौद्ध भिक्षु ने भाग नहीं लिया था। इबादत खाना बंद 1581 ईस्वी में लगभग बंद था तथा 1582 ईस्वी में पूर्णतः बंद हो गया। ठीक है, आगे पूर्णतः बंद हो गया। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में निर्मित एक आयताकार कक्ष था, जो कि अब्दुल्ला नियाजी नामक सूफी संत की कटोरी के पास स्थित था। प्रोफेसर राय चौधरी ने इबादत खाना को सर्वधर्म संपन्न कहा है। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे इबादत खाना के विभिन्न धर्मों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, आगे देख प्रतिनिधित्व। ठीक है, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी उर्फ मखदूम उल मुल्क तथा अब्दुन्नवी ने रूढ़िवादी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व किया। उदार मुसलमानों का प्रतिनिधित्व शेख मुबारक एवं उसके दोनों पुत्रों फैजी एवं अबुल फजल ने किया। बदायूनी के अनुसार अकबर ने शेख चाय लड्डा से चिल्क ए माकूस की कला सीखी। आगे हिंदू धर्म देखते हैं। हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व पुरुषोत्तम एवं देवी पंडित ने किया। अकबर ने इनसे पुनर्जन्म सिद्धांत को ग्रहण किया। यह हिंदू धर्म का ही प्रभाव था कि अकबर माथे पर तिलक लगाया और 1664 ईस्वी 64 नहीं 64 गलत है 1604 ईस्वी में अपनी माँ मरियम मकानी की मृत्यु के बाद जो है अपना मुंडन करवाया। यह विश्वास की समस्याओं और अध्यात्मवाद को समझने के लिए वृंदावन में विठलेश्वर जैसे गोसाई संतों के पास जाता था। आगे है पारसी धर्म। पारसी धर्म का
प्रतिनिधित्व नवसारी यानी सूरत के दस्तूर मेहर जी राणा ने किया। अकबर ने सूर्य पूजा एवं अग्नि पूजा के पारसी सिद्धांत को स्वीकार किया। अकबर ने उनको नौसारी में घेल खड़ी जमीन प्रदान की। ठीक है। तानसेन ने इस अवसर पर पारसी धर्म पर राग सारंग में गीत लिखे जो दोपहर बाद गाए जाते। ठीक है। इसमें कह सकते हैं गाए। ठीक है। गाना सिंगिंग गाए जाते थे। अकबर पारसियों के पवित्र सुद्रेय या सदरी और कुश्ती धारण कर राज सिंहासन पर बैठने लगा। मेहर जी के प्रभाव के कारण अपने दरबार में अब्दुल फजल की देख रेख में 24 घंटे अग्नि जलाने का आदेश दिया। उसने प्राचीन फारसी पत्रों को भी व्यवहार में लाना शुरू कर दिया। आगे जैन धर्म पढ़ेंगे हम, थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। बुद्धि सागर प्रथम जैन गुरु था जो 1568 ईस्वी में अकबर के दरबार में आया, लेकिन इबादत खाना में जैन धर्म का प्रतिनिधित्व सर्वप्रथम हीर विजय सूरी ने किया, जिनको अकबर ने गुजरात तप कच्छ से बुलवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बुलवाया था। अकबर ने हीर विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। जैन धर्म के अन्य विद्वान जिनचंद्र सूरी, शांति चंद्र, जिनचंद्र सूरी, शांति चंद्र और विजय सेन सूरी। ठीक है, ये है सही पॉइंट। विजय सेन सूरी, भानुचंद्र आदि के संपर्क में अकबर आया था। अकबर ने भानुचंद्र को उपाध्याय, विजय सेन सूरी को काली सरस्वती तथा नंदी विजय को खुशफहम यानी तीव्र बुद्धि की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जैनी ये नींद में है। यहाँ जैनी 1592 ईस्वी में अकबर की कश्मीर यात्रा में उसके साथ थे। भानुचंद्र ने सूर्य के 1000 नामों पर संस्कृत में सूर्य सहस्त्र नाम टीका लिखी और अकबर को उन नामों का महत्व समझाया। ठीक है, आगे 1568 ईस्वी में अकबर ने अपने दरबार में श्वेतांबर एवं दिगंबर जैनियों का शास्त्रार्थ करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। जैनियों के अहिंसा सिद्धांत से प्रभावित होकर अकबर ने 6 माह के पशुओं, भेड़ों, घोड़ों का वध निषेध किया। अकबर ने मुगल साम्राज्य के 6 सूबों में जहां जैन अधिक संख्या में थे, पर्युषण पर्व में पशु वध निषिद्ध कर दिया। ठीक है, अकबर ने सिंधु नदी में 4 माह हेतु मछलियों का शिकार निषिद्ध कर दिया था। एक बार रोग मुक्त होने पर अकबर ने 500 गायें जैन मुनियों को दे दिया था। सिद्धिचंद्र एवं भानुचंद्र असीरगढ़ आगे देखते हैं। असीरगढ़ विजय में अकबर के साथ थे। ठीक है, विजय में अकबर के साथ थे। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के समय भी वे उपस्थित थे। सिद्धिचंद्र जहांगीर के दरबार में भी रहे। ठीक है, जहांगीर के दरबार में भी रहे।
आगे, अकबर ने सौराष्ट्र में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित आदिस्वर यानी जैन मंदिर हरि विजय को समर्पित कर दिया, जिसकी पुष्टि यहाँ उसके द्वारा स्थापित शिलालेख से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईसाई पढ़ते हैं। ईसाई, इनका प्रतिनिधित्व गोवा के पुर्तगालियों ने किया। रुडोल्फ एक्वाविटा यूडोल्फ एक्वाविवा एंटोनी मॉन्सरेट तथा फ्रांसिस एनरिक्वेज के साथ पहली बार ईसाई मिशन इबादत खाना में आया था। यह प्रतिनिधि मंडल रुडोल्फ एक्वाविवा के नेतृत्व में गोवा से सेंट जोवियर चर्च में आया था। एनरिक्वेज पहले फास का मुसलमान था, जिसने धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। उसे फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। वह शिष्टमंडल के साथ दुभाषीय के रूप में भेजा गया था। मॉसरेट बीमार हो जाने के कारण धर्म में ही रुक गए, अतः केवल 2 सदस्य ही सीकरी पहुँचे। कुछ समय बाद ही मॉसरेट दरबार में आया। पुर्तगाली की मदद से अकबर स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय एवं पोप को दूत मंडल भेजना चाहता था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस हेतु अकबर ने सैयद मुजफ्फर आगे सही पढ़ रहे ना के नेतृत्व में दूत मंडल का गठन किया। मांसरेट उसका सहायक नियुक्त हुआ, परंतु किसी कारणवश यह दूत मंडल गोवा से आगे बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रतिनिधि मंडल में मुगल दरबार के 3 वर्ष व्यतीत किया। ये देखते हैं, बड़ा है थोड़ा, महाजर कल पढ़ेंगे, ये पूरा पढ़ लेते हैं। प्रतिनिधि मंडल आगे देखते हैं दोस्तों। प्रतिनिधि मंडल ने मुगल दरबार में 3 वर्ष व्यतीत किया। अकबर ने बेनेडिक्ट डी गोएज यानी बेनारिक्ट को दर-ए-गुंज की उपाधि दी। बेनेडिक्ट भारत में एक पुर्तगाली सैनिक के रूप में आया था, परंतु बाद में वह पादरी बन गया। ईसाइयों से अकबर ने नैतिकता, दया एवं प्रेम का भाव सीखा। उसने काम्बे, लाहौर, आगरा और हुगली में गिरजाघर बनवाने की अनुमति दी। ठीक है दोस्तों, आगे आगरा में गिरजाघर के निर्माण में राजकुमार सलीम ने उदारता से सहयोग दिया था और वह अकबर बादशाह का गिरजा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, अकबर बादशाह का गिरजा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अकबर ने सलीम को भी सलाह दी कि वह ईसाई पादरियों के प्रवचनों को सुने। आगे R.P. त्रिपाठी का मत है कि इबादत खाना ने अकबर को यश के बदले यश
अपयश ही दिया, जो कि सत्य नहीं। भले ही अकबर ने 1582 ईस्वी में इबादत खाना बंद करा दिया, परंतु इसी के माध्यम से वह यह जान पाया कि सभी धर्मों में सत्य के कुछ अंश विद्यमान हैं। इबादत खाना बंद हो जाने के बाद अकबर ने अपने शयन कक्ष में विद्वानों से चर्चा करने लगा। उसने आगे देखते हैं, चर्चा करने लगा। उसने पुरुषोत्तम एवं देवी के साथ समागम किया। शेख ताजुद्दीन आगे है, शेख ताजुद्दीन एवं सही पढ़ रहे हैं ना, शेख ताजुद्दीन एवं यज़द के विद्वान मुल्ला अहमद से अपने सायन कक्ष के बाहर चर्चा की थी। अकबर के अनुसार ईश्वर निराकार यानी बेसूरत है और उसे मस्तिष्क के महानतम आगे कहाँ गया, मस्तिष्क के महानतम कहाँ गया रे बाबा, नींद भी आ रही है लेकिन बताना भी है। हाँ, तो यहाँ थे हम लोग। उसे मस्तिष्क के महानतम प्रयास चीरा-दस्तीय ख्याल से ही जाना जा सकता है। ठीक है, जाना जा सकता है। आगे इसी का प्रभाव है कि वह ईद के साथ गैर इस्लामिक त्योहारों जैसे दशहरा, जन्माष्टमी एवं नवरोज भी मनाने लगा। आगे है, बदायूनी के अनुसार अकबर संस्कृत में सूर्य के 1000 नामों का जाप करना। ठीक है, बदायूं के अनुसार अकबर संस्कृत में सूर्य के 1000 नामों का जाप करना, माथे पर टीका लगाना, राखी बनवाना और अपने जीवन में 2 बार जीजी अंगा एवं हमीदा बानो की मृत्यु पर हिंदुओं की तरह सर भी मुड़वाया। उसने गैर इस्लामिक लोगों की धार्मिक अपंगता को दूर किया, जो कि एक राष्ट्रीय शासक की पहचान थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है खुतबा पढ़ना। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के जमा मस्जिद के मुख्य पुरोहित बैज को हटाकर स्वयं 22 जून 1579 को खुतबा पढ़ा। इस खुतबे की रचना जो है फैजी द्वारा कविता के रूप में की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 1 नोट्स में देख लेते हैं। 1577 ईस्वी में पुर्तगाली सेना नायक पिट्रो तवारेज अपनी पत्नी सहित फतेहपुर सीकरी आया और अकबर से भेंट भी किया था। ठीक है दोस्तों, आगे जो है हमारा महजर यानी ऐलान या अर्जी। ठीक है दोस्तों, तो ये हम जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जितने लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और शेयर करना कोई भी नहीं भूलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।